वालेकुम जी बच्चों, क्या हाल है सेकंड ईयर केमिस्ट्री वालों? ठीक ठाक हो, राज़ी बाजी हो, अपनी जगहों पे कायम हो? ठीक है, इंशाल्लाह ताला लगे रहो, अपना ख्याल रखो, अपने घर वालों का ख्याल रखो। ऑब्वियसली कुछ पेरेंट्स कहते हैं और कुछ पेरेंट्स नहीं भी कहते, लेकिन जो ना भी कह रहे हों तो उनको भी एक अनकही उम्मीदें आपसे वाबस्ता होती हैं। कुछ पेरेंट्स कहते हैं पुत्र डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ये करना है, वो करना है। कुछ पेरेंट्स एम्फसाइज नहीं कर रहे होते, उनका एक अंदाज़ होता है, लेकिन अनकही उम्मीदें आपसे वाबस्ता होती हैं। तो कोशिश करें, मेहनत करें, आपके पास वक्त है, आपके पास रिसोर्सेज हैं। आप देख लें माशाल्लाह कि इन हालात में कि गर्मी है और कोरोना का मसला है, इसके बावजूद भी आपको आपके पेरेंट्स, आपका इदारा आपको हर तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। आपके पास ऑब्वियसली एक अच्छा फ़ोन होगा, कोई लैपटॉप होगा जिसके ऊपर आप ये वीडियोस बैठ के देख रहे हैं, इदारा आप तक ये वीडियो पहुंचा रहा है और आपके पेरेंट्स उसको हेल्प आउट कर रहे हैं आप तक ये चीज़ें पहुंचने में। तो ऑब्वियसली आपसे जब उसके रिटर्न में कुछ मांगा जाता है तो वो यही मांगा जाता है कि पुत्र बैठ के पढ़ लो जो वक्त आपका है। तो इसको कोशिश करें, अपने दिल को माइल करके इस तरफ लगा के रखा करें, कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहें। अल्लाह ताला आपकी मदद करे और इंशाल्लाह ताला कामयाबी होगी। बेटा लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, हमने नाइट्रिक एसिड स्टार्ट कर दिया था ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन में, और नाइट्रिक एसिड की जब हम बात कर रहे थे तो हमने उसकी लैब की प्रिपरेशन, उसकी इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, मैंने आपको कहा था कि इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में ख़ास तौर पे डायग्राम को एक बार ज़रूर बना लेना। चाहे दिखने में आसान भी हो ना कि ब्लॉक ही बनने हैं, डब्बे भी बनने हैं, लेकिन जब आप पेपर में जाकर उसको बनाते हैं तो ऑब्वियसली उसमें चीज़ें गलतियाँ समटाइम हो जाती हैं या टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो हम टाइम ज़्यादा कंज्यूम करना अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए एक बार उसकी प्रैक्टिस करें। बाकी इक्वेशंस की बात हो रही थी, मैंने आपको बताया था कि रिएक्शंस मेनली उसके कितनी टाइप्स के हैं नाइट्रिक एसिड के। एक वो थे डीकम्पोजिशन के रिएक्शन, एक ही रिएक्शन था डीकम्पोजिशन, एक ही रिएक्शन था इसमें सिंपली। फिर उसके बाद एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन थी, और उसके बाद फिर बात हुई थी जनाब अली नॉन मेटल्स के ऊपर। और नॉन मेटल्स हमने सिर्फ 3 एलिमेंट्स डिस्कस किए थे, कार्बन, सल्फर और फास्फोरस। उसके बाद हमने बात की थी मेटलाइड्स के ऊपर। मेटलाइड्स में हमने सिर्फ 2 एलिमेंट डिस्कस किए थे, आर्सेनिक और एंटीमनी। और फिर हम बात कर रहे हैं अब मेटल्स के ऊपर। और जब हमने मेटल्स की बात शुरू की थी तो इसमें हमने पहली बात ये की थी कि 4 शख्सियात ऐसी हैं जो कि नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करती। हालांकि बड़ा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है नाइट्रिक एसिड, नहीं करती रिएक्शन। क्यों नहीं करती? क्योंकि बिकॉज दे हैव हाई वैल्यूज ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। कौन कौन? गोल्ड, प्लाटिनम, इरिडियम और दूसरा चौथा कौन सा था? इरिडियम और टाइटेनियम। 4 ये रिएक्शन नहीं करती, गोल्ड, प्लाटिनम, इरिडियम और टाइटेनियम। उसके बाद फिर हमने बात की थी कि जनाब जो आयरन हो गया, कॉपर वगैरह हो, कॉपर नहीं सॉरी कोबाल्ट वगैरह हो गए, एल्यूमिनियम हो गए, ये रिएक्शन करते हैं बट वेरी स्लाइटली रिएक्शन करते हैं। रिएक्शन करते साथ ही अपने गिर्द ऑक्साइड्स की लेयर बनाते हैं एंड दे स्टॉप्स रिएक्टिंग। इसीलिए हमने वर्ड यहाँ पे यूज़ किया था कि रेंडर्ड पैसिव के वो काइंड ऑफ इनएक्टिविटी की तरफ जाते हैं। उसके बाद फिर हमने बात की टंगस्टन और यूरेनियम जो है ऑक्साइड्स बनाते हैं। फिर हमने बात की मैग्नीशियम और कैल्शियम और मैंगनीज़ की कि सिंपल रिएक्शन करते हैं, उनके सॉल्ट्स बनाते हैं, मैंगनीज़ नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट, जो भी कैल्शियम नाइट्रेट, जो भी होगा। तो हाइड्रोजन गैस एमिट होती है। अब आ जाए जनाबे अली आप मेटल्स के ऊपर। पॉइंट नंबर ई, पॉइंट नंबर E3 का, और पेज नंबर है जनाबे अली 62। कहता है कि कॉपर एंड लेड गिव नाइट्रिक ऑक्साइड विद डाइल्यूट एसिड। अच्छा, अब एक बात मुझे याद पड़ती, मैंने आपको बताया था कि इसमें ना मेन जो चीज़ों का आपने ख्याल रखना है ना, वो 2 ही चीज़ें हैं, या तो नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस निकलेगी या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, बस ये आपने देखना है। उसके बाद थोड़ा सा जो फ़र्क हुआ करेगा ना, वो किस बात का होगा
वो होगा डाइल्यूट एसिड है, कंसंट्रेटेड एसिड है, वेरी डाइल्यूट एसिड है, इस बात का फ़र्क होगा। ये 3-4 चीज़ें आपने मद्देनज़र रखनी है और ये सारे रिएक्शन आपके हाथ में हैं। देखें ज़रा, मैं कहता हूं कि जनाब HNO3 ये पड़ा हुआ है, सेंटर में मैंने HNO3 लिख लिया। रिएक्शन होना है जनाब अली कॉपर के साथ, रिएक्शन होना है जनाब लेड के साथ, रिएक्शन होना है जनाब क्या नाम है इसका, सॉरी सिल्वर के साथ, फिर रिएक्शन होना है जनाब अली मरकरी के साथ, और यहाँ पे लिख दिया मैंने HNO3 डाइल्यूट। नज़र आ रहा है लिखा हुआ? नहीं भी नज़र आ रहा तो मैंने बोल दिया ना साथ में, डाइल्यूट। HNO3 डाइल्यूट के साथ रिएक्शन होगा। इन सारे केसेस में सिंपल इसका नाइट्रेट, नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस और वाटर, बस। कॉपर नाइट्रेट, कौन सी गैस? NO गैस, साथ में वाटर। लेड उसने यहां पे भी आपको बताया कि लेड और कॉपर का बिल्कुल सेम है, क्या होगा? लेड नाइट्रेट NO गैस वाटर। सिल्वर के साथ सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 होगा, दोनों का एक होता है। सिल्वर नाइट्रेट NO गैस वाटर, कौन है ये? मर्क्यूरस नाइट्रेट NO गैस वाटर, डाइल्यूट के साथ। मुश्किल है कि इसमें इवन पेज नंबर 63 पे देखें ज़रा, इसके जो रिएक्शन लिखे हुए हैं इनको एक नज़र डालें। कॉपर के, अभी मैंने सिर्फ डाइल्यूट की बात की, मैंने भी कंसनट्रेटेड की बात नहीं की, मैं इकट्ठा बना रहा हूँ इसलिए ताकि आपको चीज़ें कॉमन मिल जाएं कि कॉमन क्या है, वहाँ से आपको ईजी हो जाएगा। डाइल्यूट के साथ सिल्वर नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट, मर्क्यूरिक नाइट्रेट, जो भी है, साथ में NO गैस, नाइट्रोजन ऑक्साइड, साथ में वाटर। सिंपल सी बात, चारों के लिए सेम टू सेम, कोई मसला नहीं। ओके, नेक्स्ट देखें, अगर मैं ये रिएक्शन करवाऊं कंसंट्रेटेड एसिड के साथ, अभी मैंने रिएक्शन करवाया है डाइल्यूट एसिड के साथ, अगर मैं ये रिएक्शन करवाऊं कंसंट्रेटेड के साथ, तो पेज नंबर 63 पे देखें ज़रा और इनमें कंपैरिजन करें खुद से, क्या इसमें कोई फ़र्क मौजूद है? मां सिवाय किसके कि NO2 गैस निकलेगी। मैंने आपको शुरू में बताया ना, नाइट्रिक एसिड 2 तरह की गैसेस दे सकता है। जब वो डीकम्पोजिशन होती है ना, तो 2 तरह की गैस, या वो NO2 दे सकता है या वो NO दे सकता है। इट डिपेंड्स विद whom इट इज रिएक्टिंग। रिएक्शन कर किसके साथ रहा है? पिछले रिएक्शन में आपने सारी जगह पे देखा कि NO2 गैस आ रही, अभी यहां पे NO आ रही। अब अगर यहां पे मैं कर दूं कंसंट्रेटेड, तो यहां पे NO2 गैस, NO2 गैस, NO2, कोई मुश्किल है इसमें? एक नज़र देखें, चीज़ों को रेलेवेंट बनाएं, प्रैक्टिस करें, हो जाएगा। नेक्स्ट देखें हम, सिल्वर वाला भी हो गया, देखो एक ही बार में, एक ही गो में सारे हो गए। सिल्वर वाला भी हो गया, मर्क्यूरी वाला भी हो गया, और अब आ जाए इसके ऊपर जो आपके ये है स्टेनस वाला और जिंक वाला, इसकी बात करते हैं। इसमें थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा मामूली सा। मैंने जैसे बात की थी ना शुरू में कि कुछ जगहों पे नाइट्रेट भी बन जाएगा, अमोनियम नाइट्रेट, बस फर्क सिर्फ इतना सा है। देखें जरा, HNO3 रिएक्शन, पॉइंट नंबर H जो लिखा हुआ है पेज नंबर 63 पे, इसके ऊपर देखें, कहता है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड गिव्स अमोनियम नाइट्रेट व्हेन इट रिएक्ट्स विद टिन। जब टिन के साथ करे डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड तो ये बनाता है अमोनियम नाइट्रेट, और जब ये कंसंट्रेटेड के साथ करे तो फिर ये अगेन वही वाली बात NO2। सिर्फ थोड़ा सा फर्क जो है ना वो नोटिस कर लें। क्या?
स्टेनस के साथ, टिन के साथ जब कर रहा है, स्टैनम के साथ, अगर तो ये है डाइल्यूट तो इसने बनाना है साथ में अमोनियम नाइट्रेट, जो चीज डिफरेंट है। और अगर ये कर रहा है कंसंट्रेटेड के साथ तो ये बना देगा सेम वही चीज जो कि हमने अभी पीछे देखी है, NO2 गैस और साथ में वाटर, बस इतना सा फर्क है। डाइल्यूट के केस में पहले बन रही थी NO गैस, नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसके केस में बन रही है अमोनियम नाइट्रेट, बस इतना सा फर्क है। ओके जी, उसके बाद देखें जरा क्या इसमें, अच्छा कंसंट्रेटेड के साथ H2SnO3 बनाता है, सॉरी H2SnO3, इसमें और इसमें सिर्फ इतना सा फर्क है, ये बात नोटिस कर लें। उसके बाद जो फाइनल रिएक्शन है इसका वो है जिंक के साथ। जिंक के साथ इसका रिएक्शन इंपॉर्टेंट भी है, एक नजर देखें जरा इसको। जिंक के साथ 3 तरह के रिएक्शन है। एक वेरी डाइल्यूट, डाइल्यूट कंसंट्रेटेड, जब बनाता है ना वेरी डाइल्यूट के साथ तो फिर बनाता है नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट। जब बनाता है डाइल्यूट के साथ तो N2O गैस है, फर्क नोट कर लें। पहले था NO गैस डाइल्यूट के साथ, लेकिन जिंक के साथ रिएक्शन में N2O गैस है, और कंसंट्रेटेड के साथ सेम NO2 गैस। नोटिस करो, देखो जरा पेज नंबर 63 पे जो I वाला पॉइंट है, जिंक गिव्स डिफरेंट प्रोडक्ट डिपेंडिंग अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड एंड टेम्परेचर। वेरी डाइल्यूट गिव्स अमोनियम नाइट्रेट, वेरी डाइल्यूट क्या बना देगा, जिंक नाइट्रेट साथ में अमोनियम नाइट्रेट। डाइल्यूट के साथ, जिंक डाइल्यूट के साथ क्या बनाएगा, जिंक नाइट्रेट साथ में N2O, बस ये फर्क नोटिस कर लेना, बोर्ड के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि डाइल्यूट में बाकी जगह पे NO गैस बन रही थी, इसमें N2O बन रही है, वाटर। कंसंट्रेटेड के साथ जिंक क्या बनेगी, जिंक नाइट्रेट NO2 साथ में वाटर, बस यहां पे हुए आपके रिएक्शन खत्म। आखिरी वाला जो रिएक्शन है सिंपल सी बात है, रिड्यूसिंग एजेंट लाइक आयरन सल्फेट या H2S वगैरह के साथ जब रिएक्शन करेगा तो उसमें से एक तो ये आयरन को FeSO4 है तो उसको बना देता है Fe2SO4 होल थ्राइस। लास्ट पॉइंट की बात कर रहा हूं पेज नंबर 63 के ऊपर। और अगर HI के साथ रिएक्शन हो रहा है तो उसकी आयोडीन अलग कर देता है उठा के, ये देखें जी HNO3, और रिएक्शन करेगा अगर आयरन सल्फेट के साथ, 2 वाला है तो ये क्या है, फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट के साथ अगर रिएक्शन करे तो ये बना देता है फेरिक सल्फेट, बस ये बात। उसके बाद दूसरी चीज जो है HI के साथ अगर रिएक्शन करता है तो इसमें से आयोडीन को उठा के अलग कर देता है और साथ में गैस बना देता है NO, और साथ में बना देता है वाटर। यहाँ पे भी साथ में वाटर और साथ में NO गैस। मुश्किल है कि बेटा इसमें, यहाँ पे आपके रिएक्शन हो गए कंप्लीट। क्या बातें हुई हमारी, टोटल डिकम्पोजिशन, एसिड बेस, नॉन मेटल्स, कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, मेटलाइड, आर्सेनिक, एंटीमनी। उसके बाद जब मेटल्स पे आए हैं तो हमने शुरू में बता दिया है कि ये जो गोल्ड, प्लाटिनम, इरेडियम, टाइटेनियम, इनके साथ तो रिएक्शन करेगा ही नहीं। उसके बाद मैग्नीशियम वगैरह के साथ रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। आयरन एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करता है तो रेंडर करता है, इस रिएक्शन को इनएक्टिविटी की तरफ लेके जाता है। पैसिवली रिएक्शन करता है, स्लाइटली करके स्टॉप कर देता है ऑक्साइड लेयर्स बनने की वजह से। उसके बाद फिर हमने बात की मरकरी के साथ, और हमने बात की कॉपर के साथ, हमने बात की लेड के साथ। इनके साथ रिएक्शन करें, डाइल्यूट केसेस में NO गैस बनाता है, कंसंट्रेटेड केस में NO2 गैस बनाता है।
फिर हमने डिफरेंस देखा कि अगर स्टैनम हो तो वहाँ पे क्या बनाता है, तो डाइल्यूट के केस में वहाँ पे नाइट्रेट बना रहा था, अमोनियम नाइट्रेट, और कंसनट्रेटेड के केस में H2SnO3। उसके बाद फिर हमारी बात हुई जिंक के बारे में। जिंक डाइल्यूट के साथ, वेरी डाइल्यूट के साथ, कंसनट्रेटेड के साथ थोड़ा सा फ़र्क था, सिर्फ यही कि वेरी डाइल्यूट के केस में अमोनियम नाइट्रेट, डाइल्यूट के केस में N2O और कंसनट्रेटेड के केस में NO2 गैस। उसके बाद हमारी बात होगी कि अगर किसी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करता है लाइक FeSO4 तो Fe2SO4 होल थ्राइस बना देता है, HI के साथ रिएक्शन करता है तो आयोडीन को अलग कर देता है, H2S के साथ रिएक्शन करेगा तो सल्फर को अलग कर देगा, H2S के साथ करेगा तो सल्फर को अलग कर देगा, बाकी सारा कुछ वही। क्लियर हो गया बेटा? इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट शुरू करते हैं, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, वो है एक्वा रीजिया। एक्वा रीजिया आपने 7वीं या 8वीं जमात में आबे सुल्तानी के नाम से, जिन बच्चों ने उर्दू मीडियम पढ़ा हुआ है उन्होंने आबे सुल्तानी के नाम से पढ़ा होगा, और जिन्होंने इंग्लिश पढ़ा है तो उन्होंने वहाँ पे भी एक्वा रीजिया ही पढ़ा होगा। फिर एक्वा रीजिया क्या होता है जनाब? एक्चुअली ये बात साइंटिस्ट के लिए, केमिस्ट के लिए बड़ी गौर तलब रही कि क्या वजह है कि सारे मेटल्स एसिड्स के साथ रिएक्शन करते हैं लेकिन गोल्ड हो गया, प्लाटिनम हो गया, टाइटेनियम हो गया, ये नहीं करते, क्यों नहीं करते? तो इसके बारे में बड़ा काम होता गया। वो जाबिर बिन हयान ने भी इसके बारे में बड़ा काम किया, और मेरा ख्याल है, जहाँ तक अगर मैं गलत नहीं कह रहा, तो आबे सुल्तानी या एक्वा रीजिया को जो इन्वेंट किया था वो भी जाबिर बिन हयान ने किया था। उसने क्या किया, उसने इन दो एसिड्स को मिलाया, HCl और नाइट्रिक एसिड को, और इनको मिलाना एक ख़ास कंडीशन से है। वो ख़ास कंडीशन क्या है? आपने लेना है HNO3 1% एक पार्ट, और 3 पार्ट्स लेने हैं आपने HCl के। बेटा यहाँ पे कंसनट्रेटेड ज़रूर लिखना साथ, इसके नंबर कट जाने, नहीं तो इसके नंबर बोर्ड में काटे थे हमने। नाइट्रिक एसिड और HCl करना क्या है, इनकी रेशो क्या लेनी है, 1:3, यानी इसका एक पार्ट होगा तो इसके 3 पार्ट होंगे, यानी 25% अगर ये है मिसाल के तौर पे, तो 75% ये होगा, टोटल हो जाएगा 100%। इनको जब मिलाया जाए ना तो ये इंटरेस्टिंगली एक चीज बनाते हैं जिसका नाम है नाइट्रोसाइल क्लोराइड, और आपने इसका नाम पहले सुना होगा, नाइट्रोसाइल क्लोराइड। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है बोला? नाइट्रोजन ऑक्सीजन Cl, नाइट्रोजन भी राजी, ऑक्सीजन भी राजी, क्लोरीन भी राजी। नाइट्रोसाइल क्लोराइड, ये जो नाइट्रोसाइल क्लोराइड है ना, अगला सारा काम इसका है। ये क्या करता है, ये डीकंपोज होता है तो ये बनाता है NO गैस, नाइट्रोजन ऑक्साइड, और साथ में नेसेंट क्लोरीन। ये नेसेंट क्लोरीन नहीं फिर माफ़ी देती, ये नहीं देखती कि इसके साथ रिएक्शन में गोल्ड है, इसके साथ रिएक्शन में टाइटेनियम है, इसके साथ रिएक्शन में कौन है। ये अटैक करती है और गोल्ड हो या जो भी हो, ये उठा के तो उसका क्लोराइड बना देती। लेट्स से मैं कहता हूँ गोल्ड AU गोल्ड ऑवरम, तो ये बना देती है उठा के AuCl3। और जब इसका क्लोराइड बन गया तो अब ये जो गोल्ड हो गया या टाइटेनियम हो गया, जो भी हो गया, ये डिसॉल्व हो जाता है। एक शॉर्ट क्वेश्चन उसने बोर्ड में इस तरह से भी पूछा था कि वो कहता है कि ये जो एक्वा रीजिया है ये कैसे डिसॉल्व करता है इसको अपने अंदर, गोल्ड को। तो आपने उसको ये कहना है कि ये इक्वेशन बतानी है, साथ में ये इक्वेशन बतानी है यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी, और आपने कह देना कि ये चूंकि उसका क्लोराइड बना देता है। अब जिसने इसका क्या बना दिया, इसका क्लोराइड बना दिया, तो ये क्लोराइड बना के इसको वाटर में डिसॉल्व कर देता है। क्लियर हो गया बेटा बात? यहां तक इतनी सी बात है इसमें। उसके बाद एक छोटी सी 2 लाइन नीचे अलग से लिखी हुई है। हाँ जी, ये भी एक अलग से शॉर्ट क्वेश्चन है। क्या वाला? वो कहता है कि हाउ
नाइट्रिक एसिड इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ एक्सप्लोसिव्स, तो वहाँ पे आपने ये 2 लाइंस देनी है। मैं पेज नंबर 63 की आखिरी 2 लाइंस की बात कर रहा हूँ, यूजेस से ऊपर की, एक्वारिजा के नीचे की 2 लाइन। लिखा क्या हुआ, कहता है नाइट्रिक एसिड रिएक्ट्स विद ग्लिसरीन, टॉलिन एंड फिनोल टू प्रिपेयर मटेरियल लाइक एक्सप्लोसिव, नाइट्रोग्लिसरीन, ट्राई नाइट्रो टॉलिन और पिक्रिक एसिड। ये तीनों एक्सप्लोसिव हैं। इक्वेशन उसने नहीं दी हुई, आपको भी इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है, जितनी बात उसने लिखी है उतनी काफ़ी है। टेक्स्ट बुक में जितनी बात लिखी हो उतनी काफ़ी होती है बस। क्या हो गया, नाइट्रो ग्लिसरीन, फिर क्या है दूसरा, ट्राई नाइट्रो टॉलिन, और उसके बाद क्या है, नाइट्रो बेंजीन पिक्रिक एसिड। ये आप पढ़ेंगे आगे जाके ना, ऑर्गेनिक में डिस्कस हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पे ज़रूरत नहीं है टाइम उन पे लगाने का। सिर्फ जितनी बात बता रहे हैं उतनी बात ज़हन में रख लें। इसको TNT भी बोलते हैं, मैंने शायद कल बात भी की थी। नाइट्रोग्लिसरीन, ट्राई नाइट्रोटॉलिन, पिक्रिक एसिड, ये तीनों एक्सप्लोसिव हैं, धमाका खेज मवाद हैं, और इसमें बॉम्ब्स और एक्सप्लोसिव बनाने में इस्तेमाल होते हैं ये तीनों। TNT का मैंने आपको बताया भी था, आपने शायद गेम्स में देखा हो इसको। अगर वो पूछता है कि जी हाउ नाइट्रिक एसिड इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एक्सप्लोसिव, इन तीनों का नाम दें, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। ओके बेटा, यूजेस आए, शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यूजेस 4 यूजेस के ज़हन में रखें। क्या यूजेस हैं इसके, एक लेबॉर्ट्री रीजेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है, एक्सप्लोसिव के तौर पे इस्तेमाल होता है, यही वाली बात जो अभी हमने की है। फिर फर्टिलाइज़र मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम भी, पॉइंट पेज नंबर 64 पे लिखे भी हुए हैं सारे, नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। और उसके बाद वार्निशेस और ऑर्गेनिक डाइज बनाने के लिए, वार्निशेस आपने देखा होगा जो फर्नीचर वगैरह पे वार्निशेस होती हैं उसमें इस्तेमाल होता है। फिर डाइज बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, जो इसके लिए कलर प्रोड्यूस करवाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ऑर्गेनिक डाइज होती हैं। 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन, यहाँ तक इसको रखें। यहाँ पे बेटा आपका हुआ नाइट्रोजन का चैप्टर क्लोज। हमने इस चैप्टर में 2 मेन एलिमेंट्स डिस्कस करने थे ग्रुप नंबर 5 में से, और एक था नाइट्रोजन और दूसरा होगा फास्फोरस। नाइट्रोजन हमने यहाँ पे कर लिया डिस्कशन उसकी मुकम्मल। अब हम आते हैं फास्फोरस के ऊपर। टाइम मेरा ख्याल है 5-10 मिनट ही हैं, तो बहरहाल हम शुरू कर लेते हैं, इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं, तो उसके बाद फर्दर इंशाल्लाह ताला डिटेल फिर नेक्स्ट लेक्चर में हो जाएगी। ओके जनाब अली, क्या बात है जनाब, अपना ये है किधर नाइट्रोजन और फास्फोरस, कौन से ग्रुप के एलिमेंट हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, उसके बाद है एंटीमनी और बिस्मथ। तफसील से नाइट्रोजन डिस्कस हो गया। नाइट्रोजन और फास्फोरस में एक जो बड़ा फ़र्क है ना, वो इनकी रिएक्टिविटी का है। आपने देखा है कि नाइट्रोजन इनर्ट है, नहीं रिएक्शन करती आराम से। अगर रिएक्शन करती होती तो नाइट्रोजन जो एयर है 78% नाइट्रोजन, ये तो फिर कोई और चीज़ ही बनी होती। नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में मौजूद है, और इसकी रीज़न्स हम डिस्कस हो चुकी हैं। हाफ फिल्ड है, छोटा है, उसका साइज़ छोटा है, उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो सारे मामला तो हो गए। फास्फोरस नाइट्रोजन की निस्बत बहुत रिएक्टिव है। इवन के फास्फोरस एटॉमिक फॉर्म में मिलते ही नहीं, फ्री स्टेट में मिलते ही नहीं, ये हमेशा कंबाइंड स्टेट में होता है। 2 मिनरल्स हैं इसकी, पेज नंबर 64 पे 3rd लाइन पहले देख लें ज़रा। 2 मिनरल्स हैं, जेन में रखें शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे। इम्प्योर कैल्शियम फॉस्फेट है, और फिर एपेटाइट है CA3FPO4 कैल्शियम फ्लोरोफॉस्फेट। एक कैल्शियम फॉस्फेट सीधी और एक कैल्शियम फ्लोरोफॉस्फेट। इनके नाम और इनके पते और इनके फार्मूले ये याद रखें, जेन में रख लें शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे। मिनरल MCQs शॉर्ट क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। फास्फोरस का जो नाम है ना, इसने लिखा भी हुआ यहाँ पे, ग्रीक का वर्ड था, और इसका जो मतलब है ना, वो कहते हैं लाइट
बियरिंग, लाइट बियरिंग से मुराद ये है कि इट हैज़ लाइट, लाइट प्रोड्यूस करता है, लाइट बियरिंग, लाइट प्रोड्यूस करता है। आपको पता है कि फास्फोरस हमारी बॉडी में भी होता है और मेडिकल के स्टूडेंट बड़े अच्छे तरीके से जानते होंगे कि अच्छा खासा होता है। हमारी बोन्स फास्फोरस के बगैर एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगी। कैल्शियम फॉस्फेट होता है, कैल्शियम भी होता है, फास्फोरस। अच्छा, इंटरेस्टिंगली बात पता क्या है, जो पुराने कब्रिस्तान होते हैं ना, जैसे आपने सम टाइम कहीं हॉरर मूवीज़ में देखे हों, तो पुराने कब्रिस्तानों में सम टाइम क्या होता है कि किसी जगह पे खुद ब खुद से आग लगी होती है। आग लगी होने से मुराद ये नहीं कि पूरी की आग लगी, काइंड ऑफ ना हल्की सी चिंगारी, हल्की सी गैस जल रही होती है, अंधेर घुप घेर हो उसमें, और आप दूर देखें किसी पुराने कब्रिस्तान में, उसमें सम टाइम ऐसा होता है। वो पता क्यों होता है? वो फास्फोरस की वजह से होता है। मुमकिन है आपने कभी हॉरर मूवीज़ में किसी में देखा भी हो। वो फास्फोरस की वजह से होता है। फास्फोरस गैस बनाती है, PH3 फॉस्फीन गैस बनाती है, और फिर फास्फोरस रिएक्टिव इतना होता है कि ये जो वाइट फास्फोरस होता है ना, हम पढ़ेंगे अभी आगे जाके वाइट फास्फोरस क्या होता है, ये इतना रिएक्टिव होता है कि ये खुद से आग पकड़ लेता है, खुद से आग पकड़ लेता है। तो अगर किसी जगह पे ये मौजूद हो ना, तो फिर इनको हल्की सी चिंगारी मिल जाए या कोई केमिकल रिएक्शन वहाँ पे ऐसा हो जाए, तो एक लम्हे को जैसे जुगनू की तरह नहीं होता, इस तरह की रोशनी वो थोड़ी देर के लिए ब्लिंक करती है। वो क्यों होती है? क्योंकि बॉडी में जो डेड बॉडीज़ वहाँ पे दफनाई गई हुई हैं, उनकी हड्डियों में फास्फोरस मौजूद है, तो केमिकल रिएक्शन कंटिन्यूसली हो रहा होता है, तो वो कन्वर्जन हो रही होती है, उसकी वजह से ऐसा हो रहा था। और ये जो नाम इसको दिया गया ना, ये भी इसलिए दिया गया, ये लाइट बियरिंग, कि ये लाइट प्रोड्यूस करता है, जलता है, रोशनी के साथ जलता है। उसके बाद एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे इस बात को ज़हन में रखें कि ये कहाँ कहाँ पे है। ये जनाब अली पेज नंबर 64 पे सेकंड पैराग्राफ की बात कर रहा हूँ। ये प्लांट में, एनिमल में, टिश्यूज़ में मौजूद है, सीड में है, यॉक में है, एग में है, नर्व में है, ब्रेन में है, सारी जगह पे है, ज़हन में रख लें। अच्छा, फिर एक जो बात MCQs के हवाले से इंपॉर्टेंट है, वो है कैल्शियम फॉस्फेट। वो क्या है कि बोन ऐश में कैल्शियम फॉस्फेट कितना होता है? क्या शॉर्ट क्वेश्चन ये, MCQ सॉरी, बोन ऐश में कैल्शियम फॉस्फेट कितना होता है? बोन ऐश कैल्शियम फॉस्फेट 80% होता है। ये MCQ उसने पूछा हुआ बोर्ड में कि बोन ऐश में कैल्शियम फॉस्फेट कितना होता है? 80% होता है। ठीक हो गया, ओके बेटा, इसको यहाँ तक रखें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे इसके एलोट्रॉप्स। आज हमने जो बातें की हैं वो ये बातें थी कि आपका नाइट्रिक एसिड, उसके रिएक्शंस कौन कौन से हैं, जो बाकी थे मेटल्स के साथ रिएक्शन वो डिस्कस हो गए। अच्छा, मुझे एक बात याद आ गई मैंने आपको कहा था कि नाइट्रिक एसिड का प्रिपेयर करने का ये जो तरीका है ना, ये ओल्ड तरीका है, ये ओल्ड है। ये जो ब्रिकलैंड्स एंड एडीज प्रोसेस है ना, ये पुराना तरीका है। एक्चुअली हुआ क्या था कि नाइट्रिक एसिड की जो इम्पोर्टेंस है ना, वो तो अपनी जगह पे इंडस्ट्रियली है। तो जब इसको तैयार करने के बारे में बहुत सारे प्रपोजल्स आए, बहुत सारे तरीक़ाकार आए, तो ब्रिकलैंड और एड्स जो थे ना बंदा, इसने इसकी बात की थी कि आप इसको नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का जो रिएक्शन करवाएं वो आप करवाएं नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाने के लिए इलेक्ट्रिक आर्क की प्रेजेंस में। लेकिन क्या है कि अब ये प्रोसेस यूज़ नहीं किया जाता। अब हम यूज़ करते हैं बॉर्न हैबर का नाम सुना होगा ना, बॉर्न हैबर प्रोसेस, और दूसरा होता है ऑस्टवाल्ड्स प्रोसेस। इन दोनों का मिक्सचर इस्तेमाल करते हैं अब नाइट्रिक एसिड बनाने। ये वाला जो प्रोसेस है ना, ये करीब 19
1920 से छोड़ दिया गया हुआ है। 1920 के बाद ये प्रोसेस इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन चूंकि आपकी बुक में दिया हुआ है तो हमने बुक से हटना नहीं है। जैसे वो मूवी में कहता है ना 3 इडियट्स में कि अगर आपने नंबर लेने हैं तो वो लिखो जो बुक में लिखा हुआ है, तो इसलिए आपने भी ये लिखना है कि जो बुक में लिखा हुआ है। इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि अब ये प्रोसेस यूज़ नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि ये महंगा बहुत है, ये बहुत महंगा पड़ता है। आपने देखा है इसमें इलेक्ट्रिक आर्क इस्तेमाल होता है। 3000 टेम्परेचर देने के लिए हमें करीब करीब 15,000 किलोवाट इलेक्ट्रिक सप्लाई देनी पड़ती है, बिजली की सप्लाई। तो आप इमेजिन कर लें 15,000 किलोवाट, किलोवाट का मतलब है 1000 वाट, तो 15,000 किलोवाट आप देख लें आपका, हाँ यूनिट कितने का आजकल, 1 वाट कितने का है, करीब मेरा ख्याल है 10 से 20 रुपए का है। तो आप फिर इसको इंडस्ट्री के लिहाज से अप्लाई कर लें और इसको ज़रब दे लें 15,000 किलोवाट से, तो आपकी तसल्ली हो जाएगी, पता चल जाएगा कि कितना महंगा प्रोसेस है, बहुत महंगा प्रोसेस पड़ता है। ये करीब 1 लीटर करीब 400-500 रुपये का पड़ता जाके, तो इतना तो ऑब्वियसली फिर बाकी खर्चे भी होते हैं, इसलिए फिर इस प्रोसेस को छोड़ दिया गया था। 1920 के बाद से ये प्रोसेस यूज़ नहीं हो रहा। ब्रिकलैंड एंड एडिज वाला जो है ना, ब्रिकलैंड एंड एडिज प्रोसेस जो है अब जो इस्तेमाल हो रहे हैं वो हो रहे हैं बॉन्ड-हैबर का और ऑस्टवाल्ड्स का। बॉन्ड-हैबर आपने पढ़ा हुआ है। बॉन्ड-हैबर में क्या करते थे हम, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को रिएक्शन करवा के आप बनाते हैं अमोनिया, और ऑस्टवाल्ड प्रोसेस होता है अमोनिया का रिएक्शन करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो इसमें फिर बनती है NO गैस। इस NO गैस को फिर फर्दर इस्तेमाल किया जाता है। अब जो प्रोसेस चल रहा है ना वो ये चल रहा है सारी दुनिया में। ये सस्ता पड़ता है, ये तो इंतहाई सस्ता पड़ता है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एयर से ले लेते हैं, नाइट्रोजन अमोनिया बना लेते हैं, अमोनिया बना के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा के NO। जब ये NO बन गया ना तो फिर इससे आगे प्रोसेस वही चलता है, वही कूलिंग वाला और वही फिर NO प्लस ऑक्सीजन वाला, याद है ना, NO प्लस ऑक्सीजन NO2 बना दी थी, और उसके बाद फिर वाटर का स्प्रे करवा के बाकी सारा वही, सिर्फ यहाँ तक का जो प्रोसेस है ना ये वाला चेंज किया गया हुआ है। एनीवेज बात ज़हन में आ गई, मैंने आपको कहा था कि मैं बताऊंगा, तो ठीक है जी, यहाँ तक इसको क्लोज करते हैं। एक्वा रिजा को अच्छी तरह से देख लीजिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से फास्फोरस में जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। इंशाल्लाह ताला अब के लिए इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखें, अच्छे तरीके से पढ़ाई करें। गुड लक।